प्यारे प्यारे पढ़ने वालों, देखिए मैं आज एनसीईआरटी का जो 24 पृष्ठ है उसके प्रश्न करने जा रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए उसका रीज़न आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से भी लिंक आप लेकर के कर सकते हैं डाउनलोड। देखिए धातु है, धातु का कोई बर्तन है ही, हो गई कौन से, तांबा या पीतल। जब हम जान रहे हैं इसमें रखा जा रहा है दही या कोई खट्टे पदार्थ, तो हम जानते हैं ये तो है धातु। जब ये धातु है और ये क्या है, दही या खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं, वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के, होते हैं अम्लीय प्रकृति होती है। जब धातु और अम्ल जब क्रिया करते हैं तो हम जानते हैं बनाते हैं लवण। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है नहीं। लेकिन लवण के साथ साथ ये ऐसे लवण नहीं है, ये विषैले लवण होते हैं, सही नहीं है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, जो नुकसान देते हैं, हमें खाने योग्य नहीं रहते हैं, डेली लाइफ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप डेली लाइफ के लिए भी आप जान गए होंगे। इस तरह से ये पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। इसका सॉल्यूशन अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं कि धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाते हैं, वो विषैले बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और लवण जो होते हैं वो खाने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थों को इन बर्तनों में, इस टाइप के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या है, हवा बहुत तेज चल रही है। धातु के साथ, देखो धातु है और जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन निकल रही है, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे जिंक है और अम्ल है हमारे पास H2SO4, जब क्रिया करेगा तो आएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसका बता रहा है कि इसकी जांच, इसकी उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो वो सीधे नहीं जलती, फट आवाज़ के साथ जलती है। इसका हम चित्र भी देख लेते हैं, कहाँ है, पीछे हमने देखा है, अभी मैं दिखाता हूँ तो आपको। देखिए ये है इसका चित्र, ठीक है। जब ये जिंक डाला इसमें और H2SO4 है, तभी इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई और निकली है ये। तो ये साबुन के विलयन से ये बुलबुले के साथ ऊपर जलती हुई मोमबत्ती जब लाए हैं तो ये हाइड्रोजन गैस फट की ध्वनि के साथ ये जलती है। तो हमें अंदाज लग जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके हाइड्रोजन गैस है, इसलिए जो है हम इस बात की पुष्टि कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन वही करते हैं, हम वहीं आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, जांच की आप कैसे करेंगे, ठीक है। फटफट आवाज़ के साथ जलती है वो, उसका चित्र भी बना के दे सकते हैं छोटा सा, इस तरह से, ठीक है। ये चित्र हम बना के दे सकते हैं कि ये निकलेगी और इसमें हमने एक ये साबुन का घोल है, इसमें से जब गैस बुलबुले के साथ निकलेगी तो यहाँ पर आवाज़ के साथ ही मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तब ये फट आवाज़ के साथ ये जलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड हो तो इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो एक है अविकारक ये और दूसरा देखो क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। जब रिएक्शन होगी तो एक उत्पाद इसके साथ जो है वो है कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब दूसरे का पता नहीं, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती, तो जलती हुई मोमबत्ती तो भाई CO2 हो जाती है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CO2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाएगी। और हम जानते हैं जब अम्ल धातु, देखो ये धातु है और इससे पता चलता है कि कार्बोनेट है, इसका मतलब धातु कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ लिख लेते हैं CaCO3। इस A के स्थान पर अब CaCO3 आएगा और यहाँ जो होगा वो अगला हिस्सा आएगा जल। देखिए यहाँ हाइड्रोजन इधर आया नहीं कोई भी एक, तो यहाँ जल आता है। हम जानते हैं कि जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल भी निकलता है। तो अब इस समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे। देखो हाइड्रोजन 2 हैं तो हाइड्रोजन हम 2 यहाँ लिख देते हैं, क्लोरीन 2 हो ही गए, ठीक है। तो CaCO3 + 2HCl = CaCl2 हो गया और CO2 और H2। ये समीकरण आपको अब संतुलित, ये लिक्विड के रूप में आएगा, लेकिन CO2 गैस हो गई और ये एक्वस के रूप में आ जाएगा। HCl जो आएगा वो भी एक्वस आएगा और CaCO3 ये सॉलिड होगा क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा जाता है। हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। इससे पहले जो हमने प्रश्न किए हैं वो जो थे वो 24 पृष्ठ के थे और ये हैं 27 पृष्ठ के, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, NCERT की बुक हमारी, और ये प्रश्न पिछला है। पहला प्रश्न है इसका, क्या है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अवलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में अम्लीयता के अवलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? क्या कारण है? पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 27, ठीक है, 27 है ये। देखिए HCl, पहले इसका जान लीजिए, अम्ल है और हम जानते हैं कि ये जलीय विलयन में क्या करेगा, H आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये धन आयन देगा ये जलीय विलयन में। और इसी तरह से HNO3 की बात करें हम, HNO3 जब ये जल में घुलते हैं, जल में डाले जाते हैं, तो इसमें H आयन अलग हुआ है क्योंकि ये अम्ल है। और जब कोई भी अम्ल जब जल में डाला जाएगा तो उसके 2 आयनों के रूप में टूट जाएगा, एक ऋण आयन और एक धन आयन। तो ये ऋण आयन हो गया और ये धन आयन हो गया, इसलिए ये अम्ल कहलाएंगे। अब क्या होता है, ये अम्ल इसलिए कहलाए क्योंकि जलीय विलयन में क्या करते हैं, H आयनों की संख्या इसमें आती है, अधिक से अधिक आती है। अब आता है एल्कोहल और ग्लूकोज। तो एल्कोहल तो ये रहा C2H5OH, देखिए हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें H आयन की संख्या नहीं निकालते, ये H आयन, H धन आयन प्रदर्शित नहीं करते हैं, उत्सर्जित नहीं करते हैं। ऐसी क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ये भी ग्लूकोज प्रदर्शित, जो ग्लूकोज है ये भी H आयन प्रदर्शित, H आयन नहीं निकालते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, ये अम्ल नहीं कहलाएंगे, अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरी बात बता देंगे, इस तरह से लिख के बता दो चाहे, या ऐसे ही बताओ कि जो अम्ल होते हैं वो जल में H आयन देते हैं जबकि ग्लूकोज और ये एल्कोहल H आयन नहीं देते हैं, इसलिए अम्लीयता के अवलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आएगा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? देखो आपको यहीं से पता चल गया होगा। अम्ल कोई और देख लेते हैं, जैसे HCl की बात करते हैं, देखो इसमें H आयन हो गया ये, और क्या निकला, Cl क्लोराइड आयन। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या हुआ, यहाँ क्लोरीन जो है और ये हाइड्रोजन आयन, ये आवेश ले जाते हैं। जब धन आयन और क्लोरीन आयन, ये ऋण आयन है और ये धन आयन है, तो जलीय विलयन में ये जल है, एक्वस सॉल्यूशन में ये होता है ऐसा, ठीक है, ये जल है मान लिया, तो क्या एक तरफ तो होगा हाइड्रोजन और एक तरफ ये टर्मिनल है 2 मान लिया, ये 2 टर्मिनल है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, तो एक Cl आयन, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ये करते हैं क्योंकि ये आयन है, ठीक है, आयन की उपस्थिति में ऐसा ये होता है। अगर ये आयन ही नहीं बनेंगे, H आयन और क्लोरीन आयन नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है,
ये विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज या ये एल्कोहल जो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें H आयन या फिर हम कहेंगे धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? इसका उत्तर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं पूरा, ये मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? वही बात है, इसमें फिर आ गई। देखिएगा, देखिए जब शुष्क है, जब शुष्क है तो H आयन तो नहीं निकलेंगे, शुष्क क्लोरीन है तो इसमें से H आयन नहीं देगा वो, क्योंकि जल में नहीं डाला जा रहा। और जब जल में डाला जाता है तब H आयन निकलते हैं। जब H आयन निकलते हैं तो रंग तो प्रदर्शित H आयन करता है, ठीक है नहीं? इसलिए शुष्क क्लोरीन कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो ना बदलने का कारण सिर्फ यही है कि उसमें H आयन की संख्या नहीं आ रही है, H आयन नहीं निकल रहे हैं, इसलिए वो रंग प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं बदलते? तो लाल है तो लाल रहेगा, नीला है तो नीला रहेगा, इसमें कोई बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? मैं ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं या देखें, वो आ जाएगा। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? देखें फिर क्या है। देखिए, ये बात हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब ये एक प्रणाली में ये है हमारे पास, आपको वीडियो बड़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। और ये अम्ल है, मान लिया एक में जल है, तो ये तो जल ले लिया हमने और ये अम्ल ले लिया, तो हम अम्ल में जल कभी नहीं मिलाते, क्योंकि ऊष्मा निकलती है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो इसमें से बहुत तेज़ी के साथ में ऊष्मा निकलती है। तो ये करते हैं कि ये ऊष्मा निकलती है तो यहाँ पर एक खतरा हो सकता है, हानि हो सकती है, बर्तन टूट सकता है। ये प्रयोग करके भी मैंने बताया था। और अम्ल को हम धीरे धीरे जल में डालते हैं, तो जो अम्ल इसमें जाएगा ऐसे करके, तो इसमें ऊष्मा जो निकलेगी वो इस जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए तनुकृत करते समय हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो कोई भी कह सकता है कि भैया अम्ल मिलाओ या जल में अम्ल मिलाओ या अम्ल में जल मिलाओ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है, ये कभी ऐसा ना करें, हमेशा अम्ल को जल में मिलाएं। क्लियर? धन्यवाद।